गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है एटम्स का और ये मेरा इसका चौथा वीडियो है। बच्चों पिछले वीडियो में मैंने आपको जो है बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था और उसके पोस्टुलेट्स के बारे में आपको बताया था। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपको बताऊंगा कि बोर साहब ने अपने कंसेप्ट को यूज करते हुए किस तरीके से एटम के रेडियस और ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का फार्मूला जो है पूरी दुनिया को दिया और उसका फिर क्या यूज आगे होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को एक चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में आगे बताएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक है बच्चों, ये आज का हमारा टॉपिक है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। बच्चों इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म है ये है हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है और बच्चों जो कंसेप्ट हमको पढ़ाया जाता है हाइड्रोजन एटम का पढ़ाया जाता है और बड़े एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो हाइड्रोजन लाइक एटम पे आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले मैं आपको हाइड्रोजन एटम का पूरा कंसेप्ट बताऊंगा, फिर लास्ट में बताऊंगा कि हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब क्या है। बहुत ही छोटा सा मतलब है लेकिन ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करते टाइम। ठीक बच्चों, तो बच्चों हमने जो है पिछले वीडियो में बोर के पोस्टुलेट पढ़े थे कि बोर साहब ने हमको क्या क्या पोस्टुलेट दिए और बच्चों उन्होंने जो है अपने ही सर रदरफोर्ड सर के जो है एटॉमिक मॉडल में कुछ सुधार करते हुए कुछ बात बताया था और ये बात बताई थी कि हमारा जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों ओर जो है रिवॉल्व करता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देख लीजिए ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन हो गया Ze, जहां Z जो है एटॉमिक नंबर है और सिर्फ बच्चों एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम बात यहां पे करेंगे जो कि बाहर की ऑर्बिट में यहां पे रिवॉल्व कर रहा है और बच्चों इसके ऊपर जो है चार्ज है -e। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहां पर जो है ऐसा जो होता है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम में होता है कि उसके ऑर्बिट में जो है एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो स्पेशल केस हाइड्रोजन एटम का हम लेंगे। अब बच्चों यहां पर जो बात बताई थी, ठीक है, बात बताई थी बोर सर ने, वो बताया था कि हमारा जो है इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम यानी कि mv r = nh डिवाइडेड बाई 2 पाई के बराबर होता है। इसको बोलते हैं फेमस बोर क्वांटाइजेशन जो है कंडीशन। ठीक है बच्चों, अब बच्चों दूसरी बात यहां पे कि ये हमारा सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है यानी कि सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब बच्चों ये बात हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ी है कि अगर कोई पार्टिकल हमारा सर्कुलर मोशन करेगा तो उसके ऊपर बच्चों एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होएगा ही होएगा। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इस इलेक्ट्रॉन को ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिल रहा है। तो बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स इसको मिलता है, वो मिलता है बच्चों हमारा जो है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से, जो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वजह से मिलता है। इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर ये फोर्स हमारा कितना है, इस फोर्स को अगर हम कंसीडर करें तो बच्चों K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r² होगा। बच्चों ये r हमारा क्या है, ये r हम मान के चलते हैं कि ये रेडियस है। ठीक है, और इसी को हम निकालेंगे और बच्चों थोड़ी देर बाद बच्चों इसी के हेल्प से हम निकालेंगे वेलोसिटी उस इलेक्ट्रॉन की जो इसमें रिवॉल्व कर रही है। ठीक,
अब बच्चों देखिए यहां पर ये हमारा हो गया, यानी कि फोर्स हमारा क्या आएगा के Q1 बच्चों ZE, ठीक है। और यहां पे बच्चों इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और बच्चों के की वैल्यू यहां पे है 1/4πε0, ये होता है हमारा 9 × 10⁹ ठीक। अब बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा क्या काम करेगा, ये काम करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, जो कि होता है हमारा mv²/r के बराबर, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा इतना होता है, तो बच्चों हमारा ये फोर्स इसके बराबर होगा। तो बच्चों हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो क्या होगा mv²/r = k ZE² डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। r से r कट गया और बच्चों यहां पर आया हमारा mv² बटे k ZE² डिवाइडेड बाई r। अब बच्चों यही r यानी कि रेडियस ऑफ एटम हमको निकालना है, या हम कहें रेडियस ऑफ ऑर्बिट हमको निकालना है। अब बच्चों इसमें जो है mv² आ रहा है। अब बच्चों ये mv² में v हमारा अननोन है, यानी कि एक ही इक्वेशन में हमारे दो अननोन है, तो अब हमको एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। उसके लिए बच्चों ये वाला जो है रिलेशनशिप हमारी काम आएगी, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या हुआ, ये हमने किया mv = nh डिवाइडेड बाई 2πr, इसको स्क्वायर कर देंगे तो बच्चों हो जाएगा हमारा m² v² = nh/2π, r का स्क्वायर पूरी तरीके से, तो बच्चों ये आ जाएगा m² v² = n²h²/4π²r², ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखिए यहाँ पे m² v² है, यहाँ mv² है, तो हम क्या करते हैं इसमें दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m² v² = k m ZE² बटे r। ये देखिए इस तरीके से ये हो गया, इसको आप पूरा यहाँ पर नोट कर लीजिए। अब जरा इसको देखिए, इसको देखिए, ये m² v² है जो कि ये आया, ये m² v² है जो कि आया, यानी कि ये और ये बराबर है। तो दोनों को बच्चों हम यहाँ पर बराबर करके लिखते हैं, और यहीं से हमारा देखिएगा रेडियस ऑफ एटम आ जाएगा, या रेडियस ऑफ ऑर्बिट आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए ये हमारा आया, ठीक है, ये हमारा क्या आ रहा है k m ZE² डिवाइडेड बाई r। ये देखिए इस तरीके से इक्वल टू, इसके बराबर हो जाएगा, ये आ गया n²h²/4π²r², ठीक बच्चों यही आ रहा है, पूरा नोट कर लीजिएगा। अगर किसी का छूट गया हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके नोट कर लीजिएगा। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए इस r से इसका स्क्वायर कट गया, अब हमें r निकालना है, तो r को इधर ले जाएंगे, बाकी चीजें इधर आ जाएंगी। तो बच्चों यहां से r = आ जाएगा n²h² डिवाइडेड बाई n²h² डिवाइडेड बाई 4π² k m ZE²। ये बच्चों हमारा होगा रेडियस ऑफ ऑर्बिट या रेडियस ऑफ एटम। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको यहां बिगाड़ रहा हूं, यहां नोट करूंगा, ये भी काम आएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या हुआ, ये हमारा है रेडियस ऑफ एटम या रेडियस ऑफ ऑर्बिट, r = n²h² डिवाइडेड बाई 4π², ठीक है, m k ZE²। ये देखिए ये हमारे पास आया। अब बच्चों इसमें आप एनालाइज करिए, तो देखिए h हमारा क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, 4π² कांस्टेंट है, k 1/4πε0 है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहां पर बच्चों दो चीज है जो हमारी चेंज हो सकती है, एक तो n, दूसरा हमारा z। n हमारा क्या है, n हमारा क्या है, ये बच्चों हमारा ऑर्बिट है, ठीक है,
ये हमारा ऑर्बिट नंबर है और जेड हमारा क्या है, ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है। अगर जेड चेंज होता है या ऑर्बिट चेंज होता है तो बच्चों हमारा आर चेंज हो जाएगा, ठीक है, आर हमारा चेंज हो जाएगा। अगर नहीं चेंज होता है तो बच्चों वही रहेगा, ठीक। तो ये बच्चों यहां से रेडियस निकल आएगा। अब बच्चों हम यहां पर एक काम करते हैं कि इस रेडियस को स्पेशली निकालते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, क्योंकि बोर्ड साहब का जो एटॉमिक मॉडल था वो हाइड्रोजन एटम के लिए ज्यादा सटीक था, वहां की सारी बातें वो एक्सप्लेन कर रहा था। हायर एटम पे सारी बातें हमारी एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी, कुछ ही हो रही थी। तो बच्चों हम सिर्फ एक केस लेंगे हाइड्रोजन एटम का। तो बच्चों यहां पे देखिए रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम यहां पे आ गया। तो बच्चों हाइड्रोजन एटम के लिए बच्चों देखिए क्या होगा, हमारा सिर्फ सिंपल सा Z इक्वल टू 1 होगा। ये बात आपको पता है क्योंकि एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है। तो बच्चों हमने यहां पे लिख दिया। आप देखिए यहां पे लिखेंगे R स्क्वायर इज इक्वल टू N स्क्वायर H स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर K M और Z हो गया 1। तो बच्चों ये नीचे आ गया हमारा E स्क्वायर, इस तरीके से लेके आ गया। अब बच्चों सॉरी R स्क्वायर नहीं होगा, ये मैं गलत लिख गया, R होगा केवल, ठीक है। R इक्वल टू N स्क्वायर H स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर K M E स्क्वायर, ये आ गया। अब बच्चों यहाँ पे देखिए N को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू रखते हैं हम। तो बच्चों देखिए क्या आ गया, ये आया N स्क्वायर इंटू 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 का स्क्वायर, इस तरीके से डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर इंटू K है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 और E हो गया बच्चों हमारा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का स्क्वायर। ये देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है बच्चों। जब इसको कैलकुलेट करके सॉल्व करते हैं, फिर से सुन लीजिए, जब इसको कैलकुलेट करके सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आता है वो हम यहाँ पे साफ साफ लिख रहे हैं। तो बच्चों R आ गया बच्चों 0.53 N स्क्वायर एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू हमको एंगस्ट्रॉम में मिलती है। क्या हुआ, ये बच्चों हाइड्रोजन एटम के लिए हमारे पास इस तरीके से रेडियस आ गया। इसको आप कर लीजिए नोट, ठीक है, इसको आप कर लीजिए नोट। हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस आया वो आया 0.53 N स्क्वायर। अब बच्चों इसमें एक जो है केस बनता है, उस केस को हम देखते हैं, ठीक। तो बच्चों हमारा जो रिजल्ट निकल के आया, वो जो निकल के आया रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम है 0.53 N स्क्वायर एंगस्ट्रॉम में आया, ठीक है। अब बच्चों यदि हम N इक्वल टू 1 रखें, N इक्वल टू 1 रखेंगे तो रेडियस बच्चों आ जाएगा हमारा 0.53 इंटू 1 स्क्वायर यानी 0.53 एंगस्ट्रॉम। बच्चों पहला होता है इसलिए इसको R नॉट कहते हैं। बच्चों उसके बाद बच्चों आ जाएगा हमारा, यदि हम N इक्वल टू 2 रखेंगे तो हमारा R1 निकलेगा और होगा 0.53 इंटू 2 स्क्वायर। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा 4R नॉट। देखिए ये हमारा इतना R नॉट है, इसको हमने यहां रख दिया। बच्चों यदि हम N इक्वल टू 3 रखेंगे तो हमारा दूसरा रेडियस बताएगा और बताएगा 0.53 इंटू 3 स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों 9R नॉट, इस तरीके से, ठीक। ये देखिए हमारे पास जो है इस तरीके से इसकी बढ़ती हुई रेडियस हमारे पास आ रही है। इसी तरीके से यदि हम N इक्वल टू 4 रखेंगे तो फिर हमारा जो रेडियस आएगा वो आएगा 0.53 इंटू 4 स्क्वायर और ये हो जाएगा 16R नॉट। इस तरीके से हमारा आ गया। तो मतलब बच्चों यहां पर क्या होता है कि अगर हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता जा रहा है
तो रेडियस हमारा बढ़ता जा रहा है, और वो किस रेशियो में बढ़ रहा है उसको यहां से देखिएगा बच्चों। इसको अगर हम डायरेक्टली लिख दें, ये हमारे पास हो गया आर नॉट। अगर हम यहाँ पे देखें तो वो बच्चों हमारा रेडियस जो आ रहा है आर नॉट रेशियो R1 रेशियो R2 रेशियो R3 इस तरीके से आ रहा है। तो 1:4:9:16 ऐसे ही हमारा बढ़ रहा है। इस फॉर्म में हमारा रेडियस इंक्रीज कर रहा है। ठीक है बच्चों, यहां पर ये बात हमारी कंप्लीट हो गई। ये स्ट्रिक्टली हमारा हाइड्रोजन एटम के लिए है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, N1 N2 N3 N4 ये क्या होता है ये आपको आगे पता लग जाएगा। जिसको नहीं क्लियर इसको क्लियर है, वो बात मेरी समझ गए होंगे। ठीक है, हमारा एनर्जी लेवल होता है N1 N2 N3 N4। ठीक, ये बच्चों हमारे पास आ गया। अब बच्चों रेडियस की बात स्ट्रिक्टली ये हमारी जो हुई हाइड्रोजन एटम के लिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। अभी हाइड्रोजन लाइक एटम की बात मैंने नहीं की, वो लास्ट में करूंगा। अब बच्चों हम निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ, देखिए क्या निकालते हैं हम, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या निकालते हैं, अब हम निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। ठीक है, पहले हम ऑर्बिट में निकालते हैं, फिर इसको हाइड्रोजन के लिए इसको स्पेशल केस करेंगे। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, बोर साहब के पोस्टुलेट के हिसाब से MBR = NH/2π, सिंपल सी बात। और बच्चों ये R जो है वो हमारे पास ये निकल के आया है, देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से लिखा है। इसको उठा करके हम यहाँ रख देते हैं। तो देखिए क्या हुआ, MV, R की वैल्यू आई N²H²/4π² KMZE² = NH/2π। ठीक, बहुत सोलियत से करिएगा, आप लोग साथ साथ में करते रहेगा। देखिए N का स्क्वायर H का स्क्वायर इधर से साफ हो गया, पाई का स्क्वायर इधर से साफ हो गया, ये कटा, इधर बचा 2, जो बचा वो लिख रहा हूं साफ साफ, वो आया बच्चों MV × NH / 2π KMZE² = 1। ठीक, देखिए M से M कट रहा है। अब बच्चों फिर से एक बार लिखते हैं V × N × H / 2π KZE² = 1। ठीक है, अब बच्चों देखिए वेलोसिटी जो आएगी इलेक्ट्रॉन की वो यहां से निकल के आएगी 2π KMZE², सॉरी M नहीं होगा, 2π KZE²/N × H। ये बच्चों हमारी आती है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिट में जो जिस वेलोसिटी से ये घूम कर रहा है उससे। अब बच्चों क्या करते हैं, ये जनरल फॉर्म में आया हमारे पास, अभी इसका कोई स्पेशल केस नहीं है। अब बच्चों क्या करते हैं, इस वेलोसिटी को हम कंपेयर करते हैं लाइट की वेलोसिटी C से। इससे कंपेयर करेंगे C से, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड ये होता है बच्चों हमारे पास। हम इसको इससे कंपेयर करते हैं। तो बच्चों हम करते क्या है वो देखिए, बहुत सोली से देखिएगा। यहां पर देखिए क्या हुआ, 2π KZE² डिवाइडेड बाई हम क्या करते हैं, C से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और C से डिवाइड किया, H को इससे साथ रखा और N को अलग निकाल लिया। NH था, N को इधर लिया, H यहां रह गया, C ऊपर C नीचे, ऐसे हमने इसको कर लिया। ठीक है बच्चों, और बच्चों हमने इसको यहां पर इस तरीके से भी लिखा। और बच्चों फिर इसके बाद करते हैं V = α/c/N। ठीक है, यहां पर इस तरीके से नोट कर लीजिए। इतने पोर्शन को हमने यहां पर लिख दिया अल्फा। ठीक है, यहां पर इस तरीके से अल्फा लिख दिया। अब बच्चों ये हमारे पास इस तरीके से आ गया, ये वापस इस तरीके से आ गया वेलोसिटी का जनरल फॉर्म में एक फार्मूला, ठीक, जो कि हमारा
ये आया। अब बच्चों इसको जो है हम वहां नोट कर देते हैं, ये वाला नोट करते हैं, इसको हम स्पेशल केस बना रहे हैं। तो वेलोसिटी का ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया। तो v इज इक्वल टू 2 पाई के ZE स्क्वायर अपॉन NH, ये हमारे पास निकल के आया। अब बच्चों हम इसमें ऑपरेट कर रहे हैं तो हमारे पास इस तरीके से ये निकल के आया। अब बच्चों हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला ऊपर लेके चलते हैं। यहां पे v इज इक्वल टू, ठीक है, v इज इक्वल टू 2 पाई के ZE स्क्वायर अपॉन CH इंटू C बाई H, ठीक है। हमने इस तरीके से इसको लिख दिया। और बच्चों अब यहां पर वेलोसिटी हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए। तो देखिए क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हम हाइड्रोजन एटम का स्पेशल केस ले रहे हैं। तो बच्चों क्या हुआ, हाइड्रोजन एटम में कुछ नहीं होगा, Z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों हम इसमें Z इज इक्वल टू 1 रखते हैं। तो देखिए क्या हुआ, V इज इक्वल टू 2 पाई के E स्क्वायर अपॉन CH इंटू C डिवाइडेड बाई N, ठीक है। अब बच्चों यहां पर ये पोर्शन जो है इसको हम मानते हैं अल्फा, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा C डिवाइडेड बाई N, जहां पर बच्चों अल्फा सिंपल सा आ रहा है 2 पाई के E स्क्वायर बटे CH, ठीक है। इसका अपना एक इंपॉर्टेंस अभी बता रहा हूं क्या है। अब बच्चों इसको जो कहा जाता है, इसको नाम नोट कर लीजिए, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। इसको सिंपल सा आप नोट कर लीजिए, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। और बच्चों अब हम इस फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। देखिए इसमें हर एक टर्म कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, K कांस्टेंट, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, C लाइट स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट, H प्लैंक कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू रखेंगे तो देखिए क्या आता है, अल्फा आएगा 2 इंटू पाई 3.14, K 9 इंटू 10 टू द पावर 9, E 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई C हो गया हमारा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। इस तरीके से आया। बच्चों जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं तो इसकी स्पेसिफिक वैल्यू आती है और वो आती है हमारी अल्फा इक्वल टू 1/137, ठीक है। तो बच्चों यहां से ये अल्फा आया, इसको भी यहां नोट कर लें। अल्फा आया हमारे पास 2 पाई के ई स्क्वायर, 2 पाई के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई CH। इसकी जो वैल्यू आई वो आई 1/137 और इसको हम बोलते हैं अल्फा को फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। अब थोड़ा रुक के थोड़ा सा आपको क्वेश्चन की तैयारी करवाता हूं। बच्चों ये फार्मूला जो ये है पूरा, ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए है, जिसके लिए इसको फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे Z इक्वल टू 1 रख दिया, Z गायब हो गया इसमें से, ठीक है। आपके यहां खासतौर से जेई और नीट में 1-2 बार एक क्वेश्चन आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, उन्होंने ऑप्शन दे दिए 4, इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट नंबर 1। और बच्चों फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट की वैल्यू आती है 1/137। इस चीज को नोट कर लीजिए। ये भी पूछा जा चुका है कि फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट की हाइड्रोजन एटम के लिए हमारी वैल्यू क्या होती है, तो 1/137 होती है, ये कांस्टेंट है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से ये हमारा आ गया। अब बच्चों इससे जो है हमारा एक हेल्प होती है बहुत ज्यादा, कि हम जो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम बड़े आराम से निकाल लेंगे। इसको पूरा नोट कर लीजिए। अब मैं दिखाता हूं क्या हुआ।
ये देखिए ये है, यहां से चलेंगे, ठीक। ये देखिए हमारे पास ये फार्मूला यहां पे आया, तो क्या हुआ, वेलोसिटी इज इक्वल टू अल्फा सी बाई एन आया। अल्फा की वैल्यू आई 1/137 सी बाई एन, और बच्चों सी की जो वैल्यू है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहां पे देखिए इस तरीके से आ गया, तो देखिए क्या होता है 1/137 इंटू सी है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई एन। और बच्चों जब इसको और सॉल्व करते हैं, इसको जब हम और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो निकल के आता है वो आता है 2.18 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई एन। ये आ गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मीटर पर सेकेंड फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इतना हमारे पास निकल के आया। इसमें बच्चों एन हमारा आ रहा है, यानी कि अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में है, लोअर ऑर्बिट में है, तो हम यहां n = 1 रखेंगे और हमारा जो है वेलोसिटी आएगी वो कुछ आएगी। तो यदि हम n = 1 रखें तो वेलोसिटी आएगी 2.1 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इसको यहां पे नोट कर लीजिए, ठीक है। जब बच्चों हम इसमें n = 2 रखेंगे तो यही वेलोसिटी आ जाएगी 1.09 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। और 3 रखेंगे तो बच्चों ऐसे ही हमारी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। जब 3 रखेंगे तो आएगा 0.70 और फिर उसके बाद 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हमारी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। बच्चों यहां पर इस तरीके से अलग अलग ऑर्बिट के लिए हमें वेलोसिटी हाइड्रोजन एटम, स्पेशली हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व कर रहा है उसकी जो है वेलोसिटी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी हो गई रेडियस एंड वेलोसिटी, रेडियस ऑफ एटम या ऑर्बिट, है ना, इन हाइड्रोजन एटम, और बच्चों उसके बाद वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, दोनों स्ट्रिक्टली हाइड्रोजन एटम के लिए है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इस तरीके से निकाला जाता है। इसमें कुछ कांस्टेंट आए हैं, कुछ बच्चों इसमें जो है वैल्यूज आई हैं, उनको याद रखिएगा। इसका यूज डायरेक्टली होता है न्यूमेरिकल्स में, और जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं उसका यूज होता है बच्चों हमारा जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन में जो आ जाते हैं। अब बच्चों आते हैं स्पेशल केस हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम, और यही इंपॉर्टेंट है, इसी में मिस्टेक होती है, ठीक है बच्चों। देखिए हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, हाइड्रोजन एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है। इसमें एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, ठीक है। अब बच्चों आते हैं हीलियम एटम पे। हीलियम में बच्चों 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बच्चों इसमें से एक हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो He+ हो गया। ये हो गया बच्चों 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। अब चलिए दूसरा चलते हैं। हमने लिया लिथियम का एटम। लिथियम में 3 प्रोटॉन, 3 न्यूट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो लिथियम हमारा Li++ हो जाएगा। यहां बचेगा 3 प्रोटॉन, 3 न्यूट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों क्या हुआ, फिर उसके बाद हम बेरिलियम ले लें तो बेरिलियम में होता 4 प्रोटॉन, 4 न्यूट्रॉन, ठीक है, और बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन। इसमें से अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ये जाएगा 4 प्रोटॉन, 4 न्यूट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। जरा इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए। यहां पर बच्चों एक चीज कॉमन है इस वाले में कि यहां 1 इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में, यहां 1 इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में, यहां 1 इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में, यहां 1 इलेक्ट्रॉन है। मैं इसको सर्टिफाई कर दे रहा हूं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। मतलब क्या हुआ,
इसकी 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 न्यूक्लियस में चाहे जो भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या हो, ऑर्बिट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। और हाइड्रोजन के भी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए बच्चों हम जो है किसको, हीलियम प्लस को, लिथियम प्लस प्लस को और बेरिलियम प्लस 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 को बच्चों हम कहते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके भी आउटर मोस्ट मतलब इसमें भी इसके ऑर्बिट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है, जैसा कि हाइड्रोजन एटम में होता है, इसलिए इसको हाइड्रोजन लाइक एटम कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब बोहर साहब का जो मॉडल है एटम का, उसकी एक खासियत है कि वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम पे ही सटीक बैठता है या हाइड्रोजन लाइक एटम पे सटीक बैठता है। इलेक्ट्रॉन जब डबल हो जाता है ऑर्बिट में तो कुछ और प्रॉपर्टी शो करता है, उसके ऊपर ये जो है बोहर साहब का मॉडल सटीक नहीं बैठता है और यही इस मॉडल का जो है ड्रॉबैक था, ठीक है। आगे निकाला गया, तमाम चीजें और पता लीजिए, वो मैटर अलग है, लेकिन यहां तक आप इसको समझ लीजिए। अब बच्चों जो न्यूमेरिकल आता है, जैसा कि आया है 2020 वाले नीट में कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलो द बोर एटॉमिक मॉडल, ठीक है बच्चों। उसमें 2-4 ऑप्शन थे और उसमें बच्चों हाइड्रोजन नहीं लिखा था, हाइड्रोजन लाइक एटम का एक ऑप्शन था और वही सही था, ठीक है। इसलिए जो है इस बात को ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन लाइक एटम में हम क्या करते हैं। बात नंबर 1। बात नंबर 2, 2020 नीट में तो इसी क्वेश्चन आया था, उसमें कैलकुलेशन नहीं था। अब बच्चों यहां पर देखिए क्या होता है, अगर आपसे ये बात कही कि रेडियस आप निकालिए हाइड्रोजन लाइक एटम का या वेलोसिटी आप निकालिए इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन लाइक एटम का, तो बच्चों गलती जो होती है वो होती है जेड में। देखिए हमने अभी हाइड्रोजन का रेडियस निकाला, हाइड्रोजन एटम का रेडियस निकाला और उसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, दोनों चीज निकाली है, लेकिन बच्चों उसमें हमने z=1 रखा था तो ये टर्म खत्म हो गया था। बच्चों जब हाइड्रोजन लाइक एटम हमको दिया होगा तो बच्चों इतना बात ध्यान रखना कि अगर हीलियम प्लस है तो फिर z आप 2 रखोगे, अगर लिथियम प्लस प्लस है तो z आप 3 रखोगे, अगर बेरिलियम प्लस 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 है तो z 4 रखोगे, ठीक है। और अगर ये नहीं रखोगे, झटके में सवाल कर ले जाओगे तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और कुछ इससे ज्यादा नहीं है। इसलिए ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते एग्जामिनेशन में इस वाले टॉपिक पे, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। सिर्फ आपका कंसेप्ट यदि क्लियर है तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे, उसके ऑप्शन पढ़ोगे, उसको सेलेक्ट करोगे और आगे बढ़ोगे, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो आप प्रॉब्लम में फंसोगे, ठीक है बच्चों। तो इतनी सी ही बातें थी जो है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम में हर एक फार्मूला कैसा होता है, कैसे डिराइव होता है, मैंने आपको करके दिखा दिया। आपको जरूरत है सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करने की। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपसे जो है एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चंस में गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब इसी कंसेप्ट को आगे उठा करके मैं एनर्जी बताऊंगा कि क्या एनर्जी होती है हमारी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी इसी इलेक्ट्रॉन की जो हमारा न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, ठीक है बच्चों। और ये चीज जो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।